लेकिन भारत में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो टस से मस नहीं हुआ, वो उससे उसी रविश पे कायम रहा। जब हम बात कोरोना की कर रहे हैं मुसलसल, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन कश्मीरियों के लिए शायद ज़िंदगी के वैसे ही बल्कि और ज़्यादा सख्ती हो गई है कि वहाँ पर तो इलाज मुआलजे की पहले भी सहूलतें नहीं थी, अब और ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और इस आड़ में भारत अपने मज़मूम मकासद में भी कामयाब हो रहा है कि वहाँ आबादी भी की जा रही है, वहाँ पर अब लोगों को भी लाकर बसाया जा रहा है। अब क्या करना चाहिए सर? देखिए, भारत पहले दिन से 5 अगस्त से जब उन्होंने ये काम शुरू किया, तो बावजूद दुनिया की तनकीद के और ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत सारा इस पे बातचीत की। फिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मुख्तलिफ वक्तों पे करते रहे, यहाँ आए तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी उन्होंने बयानात दिए। लेकिन भारत में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो टस से मस नहीं हुआ, वो उससे उसी रविश पे कायम रहा। अब मुश्किल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनकी सियासत में एक मुनाफकत है, एक अपने मकासद हैं, और वो उसकी वजह से इंसाफ का रास्ता इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से आज कश्मीरी जुल्म सितम का शिकार है। अब इसमें मैं समझता हूँ कुछ हमारी भी कमजोरी है कि पाकिस्तान शायद उतनी शद्दोमत से, उतने जबरदस्त तरीके से, उतने एक मुहिम के तौर पे हम भी उनकी वकालत नहीं करते, उनकी मुश्किलात और उनके ऊपर ढाए जाने वाले जो जुल्म है, जो लाकानूनियत का दौर है वहां पे, वो हम अक़वाम आलम के सामने रखते नहीं। पाकिस्तान में सफीर मौजूद हैं, दूसरे मुल्कों में मुल्कों के G20 के लोग यहाँ मौजूद हैं, P5 है। ये वो मुल्क हैं जिनका असर रसूख मौजूद है, और हमने उनको बहुत एंगेज नहीं किया। वक्तन फक्तन फॉरेन ऑफिस में उनकी ब्रीफिंग्स होनी चाहिए थी, जो नहीं होती रही। और आज आपने देखा कि बाबर इफ्तिखार साहब को उन बाज़ इल्ज़ामात का जवाब देना पड़ा जो पिछले कुछ अरसे से भारत लगा रहा था। ये चीज फॉरेन ऑफिस को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत जो इल्जाम आयद कर रहा है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, एक गलतफहमी पाकिस्तान के बारे में पैदा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का रवैया यूं जाहिर किया जाता है भारत के ज़बानी, जैसे पाकिस्तान को मुजरमाना हरकत कर रहा है। सही। जैसे कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी है, और आपने पिछले 8-9 महीने से लोगों को कैद करके रखा हुआ है, तो लोग अगर वहां पे आज रिटेलिएट कर रहे हैं, तो इसमें कसूर तो भारत का है कि जो जुल्म सितम वो कर रहा है, उसके जवाब में लोग जो है वो बेचारे दीवार से लगा दिए गए हैं। लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे है कि आप दरअंदाजी करते हैं। फिर यहाँ से LOC के ऊपर वायलेशन की जाती है और कहा जाता है कि जनाब ये लॉन्च पैड थे पाकिस्तान साइड पे, जहां से दरअंदाज आने थे, हमने वहां पे उनको एलिमिनेट किया है। ये चीजें वो हैं जो कि हमने आगे भी गैर मुल्की सफीरों को दिखाई हैं, लेकिन हर दफा ये झूठा प्रोपेगेंडा जब होता है तो हमें उसको काउंटर करने का अरेंजमेंट करना चाहिए, बड़ा फौरी तौर पे काउंटर करना चाहिए, उसके लिए जराए मौजूद है। इसी तरह आप देखिए कि नेपाल के रास्ते उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ से पाकिस्तानी जो कि बीमार हैं, जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, वो यहाँ से भेजे जा रहे हैं ताकि यहाँ इन्फेक्शन फैले। यानी इतना मज़ा का खेज इल्जाम कि जो बेचारा खुद इन्फेक्टेड है वो अस्पताल में जाएगा इलाज के लिए, या वो भारत फैलाने के लिए जाएगा इतने लंबा सफर तय करके। ये वो चीजें हैं जो कि दुनिया के सामने ये बार बार के इल्जामात और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल पूरी दुनिया भी देख रही है कि किस तरह के मज़ा का खेज मामलात हैं वो, और दूसरा LOC के खिलाफ वर्जियाँ भारत मुसलसल भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त आपको बताएं, और हम बात करेंगे इस वक्त के असल हकीकत क्या है और हम इस वक्त किस पोजीशन में खड़े हुए हैं, अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहां पर होगा इस मरस में। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इस टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं जो कोरोना से मुतल्लिक तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, आपने चंद दिन पहले भी हमारे प्रोग्राम में ये बात की कि हमारे पास टेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो कम है, उसको बेहतर किया जा रहा है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से उठाकर इंडस हॉस्पिटल में भी कुछ मशीनें भिजवाई, वहाँ की कैपेसिटी बढ़ी। अब हम टेस्ट जैसे बड़े हैं, हमारे पास मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ये बाकी टेस्ट की बदौलत ही मरीजों का मालूम हो रहा है, या हमारे अब बड़ी तेज़ी के साथ मरज़ भी फैल रहा है लोगों में? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये मरज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, टेस्टिंग नाकाफ़ी है, 6-7 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं आप, जबकि आपके पास 60-70 हज़ार टेस्ट कम अज़ कम करने चाहिए थे आपको, ताकि अंदाज़ा होना शुरू होता कि सिचुएशन क्या है। 22 करोड़ अफराद हैं आपके पास, तो टेस्टिंग तो नाकाफ़ी है। टेस्टिंग से आपको कोई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा
कि बीमारी किस हद तक फैल रही है और कहाँ तक फैल चुकी है। जो आपकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी है, इस वक्त 25 मशीनें हैं तकरीबन PCR मशीन्स जो इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं, जिनकी कैपेसिटी कोई 20,000 टेस्ट रोज़ाना है। वो भी अपनी कैपेसिटी पे नहीं फंक्शन कर रही। हम सिर्फ 20,000 के बजाय 6-7,000 टेस्ट कर पा रहे हैं। तो और रैंडम टेस्टिंग जो है वो तो नहीं हो रही है। पंजाब ने अनाउंस किया था कि वो शुरू करेंगे इस हफ्ते। रैंडम टेस्टिंग का मतलब ये है कि वो लोग जिनमें कोई बीमारी की अलामत नहीं है उनको टेस्ट करना। जब तक वो आप बड़े पैमाने पे नहीं करेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने % लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। यही एक राज था चाइना का, साउथ कोरिया का, दूसरे ममालिक का। चाइना में तो बिल्कुल लॉकडाउन ही कर दिया था, लेकिन साउथ कोरिया में और जर्मनी में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे टेस्टिंग शुरू करी। उससे पता चला उनको, और फिर उन्होंने फिर उसी हिसाब से अपना लॉकडाउन जो है उसके साथ टेलर किया। तो ये बहुत अहम है कि हम अपने एक तो मशीन्स बढ़ाएं। ये मशीनें मौजूद हैं, कई 100 मशीन्स इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स में बंद पड़ी हुई हैं। टेक्नीशियंस जो हैं जो ऑपरेट कर सकते हैं उनको, वो घर में बैठे हुए हैं। अगर इस वक्त मेरी ये राय होगी कि अगर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अनाउंस कर देती है कि जो यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर इस तरह की मशीन देगा तो उसके एवज वो 50 लाख रुपए उसको सेंटर को देंगे ताकि वो नई मशीन इंपोर्ट कर सकें। और ये जो है मशीन ये इस वक्त फौरी तौर पे काम आ सकेंगी। जब हमारा सेंटर ये कर सकता है तो 50 सेंटर्स और भी इस तरह कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। आप बता रहे हैं कि हम टेस्ट भी 6 से 7 हज़ार करने की अभी तक पोजीशन में चल रहे हैं। दूसरी जानिब हम लॉकडाउन को भी जुज़वी और कुछ अब मज़ीद भी खुलने जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही, हमारी हेल्थ फैसिलिटी कम है और लॉकडाउन जुज़वी से अब आगे चल के खोला जा रहा है, तो हम कहीं ख़तरे की जानिब तो खुदा न खास्ता नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल ख़तरे की जानिब बढ़ रहे हैं। और जो डायरेक्टर जनरल WHO ने इसीलिए कहा है कि जुलाई के वस्त तक ये जो इस वक्त 10 या 11 हज़ार तादाद है पेशेंट्स की, ये बढ़ के 2 लाख तक पहुंच सकती है जुलाई के वस्त तक। अच्छा। तो एक बहुत, अभी फेज़ 1 से हम फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से आप देखेंगे ये बढ़ेगा। और ख़ास तौर पे आपने इज्तिमात जो हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं करी। कम से कम ये करना चाहिए कि हर एक को मैंडेटरी कर देना चाहिए, और कुछ नहीं तो रुमाल ही मुंह पे बांध ले। खाली रुमाल मुंह से बांध ले, मास्क की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं है मास्क, रुमाल मुंह पे बांध ले और हर एक के लिए मैंडेटरी कर दें कि जो रुमाल नहीं बांधा हुआ हो या कपड़ा नहीं बांधा हुआ हो उसको फ़ौरन लेके बंद कर दिया जाएगा। सख्ती से अहकामात इतने दे दें तो इससे भी 70-80% कंट्रोल हो सकता है जो फैलाव है, क्योंकि वो आप रुमाल से खुद प्रोटेक्ट नहीं होते लेकिन किसी दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपने हर एक ने बांध रखा है तो काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन इसी से हो जाएगी। फिर सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखना चाहिए कि एक ख़ास डिस्टेंस रखें। और फिर ये अभी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन अभी आ भी जाती है तो वो 1-1.5 साल बाद आएगी, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट से गुजरना है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों में ये खबर आई कि चाइना ने कोई वैक्सीन बना लिया और उसका तजुर्बा जो है वो जहां चाइना में किया जाएगा पाकिस्तान में भी वो किया जाएगा। इस बात में कोई हकीकत है कि कोई वैक्सीन बनाई गई है जिसका तजुर्बा शुरू हो रहा है? जी, 80 लेबॉरेटरीज हैं दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में, और कंपनियां हैं जहाँ पे ये वैक्सीन तैयार हो रही हैं या हो चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ लेबॉरेटरी की हद तक तैयार हुई हैं। चाइना में भी सिर्फ लेबॉरेटरी की हद तक तैयार हुई हैं। इसके आगे एक बहुत बड़ा मरहला होता है कि इनके एनिमल टेस्टिंग होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। चाइना में 2 कंपनियां हैं जिन्होंने फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, एक कंपनी है जो फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कर रही है, और इसी तरीके से जर्मनी में और अमेरिका में और दूसरे ममालिक में बहुत सारी कंपनियां। लेकिन इन सबको 1-1.5 साल लगेगा इससे पहले कि ये बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर हो, मार्केट में आए। और ये सिर्फ आगे लोगों को इन्फेक्ट करने से रोकेंगी। जो ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं उनका तो वैक्सीन इलाज नहीं होता, वो वैक्सीन तो उनके लिए बेकार है। जो नेक्स्ट वेव आएगी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी वो फ़िलहाल हम ये वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही हमारा इसका रास्ता है कि जो हुकूमत ने जो डायरेक्शंस दी हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर है जिसको हेड कर रहे हैं हमारे असद उमर साहब, और साथ के साथ उसमें प्रोविंशियल हेल्थ के मिनिस्टर्स भी हैं, आर्मी के लोग भी हैं, NDA में हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत सुलझे हुए सोचे समझे तरीके से ये एडवाइस कर रहे हैं और डे टू डे
मॉनिटरिंग हो रही है, तो बहुत अच्छे हाथों में है इस वक्त। लेकिन आखिर ये सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, अमल करना जो है ये आवाम के ऊपर है, आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। जब तक अगर हमने अमल नहीं किया तो फिर ये वही होगा कि 2 लाख जो कि WHO ने ख़तरा जाहिर किया है उस तक हम बंधेंगे, और आप रमज़ान के आखिर तक जो है ये आराम से 50, 60, 70, 80 हज़ार तक ये आराम से पहुँच